कर्मला। गुरु वंदन। इच्छामि खमा समरो वंदियु जावणी जय सिद्धियाय मते वंदामि। इच्छामि खमा समरो वंदियु जावणी जय सिद्धियाय मते वंदामि। इच्छकार सुख राय सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी बात पानी न लाभ दे जोजी। इच्छामि खमा समरो वंदियु जावणी जय सिद्धियाय मते वंदामि। इच्छा कारण संदिता भगवान अभूत योमी अभ्यंतर रायम खामेउ खामेउ जंकिंची अपत्यम पर्वत्यम भद्रे पाणे विहे वेरावत्य आलावे संदावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उरी भाषाय जंकिंची मध्य विनाय परिहीनम कुहुम वा वायरम वा तुभे जाणम अहम न जाणामि तत्संख्याविक्रम सहजी सुक्षातामा छो देव गुसाय धर्मला। इच्छामि खमा समरो वंदियु जावणी जय सिद्धियाय मते वंदामि। इच्छा कारण संदिता भगवान वायना संदिता संदेशा। इच्छामि खमा समरो वंदियु जावणी जय सिद्धियाय मते वंदामि। इच्छा कारण संदिता भगवान वायना लेशु ले। इच्छामि खमा समरो वंदियु जावणी जय सिद्धियाय मते वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसां येषु पंच नमकारो सर्वभावपणासनं मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि पियानो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगवंदो जय जगपियानो। जय सुयाण पवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकानंद जय महत्ता महावीर कल्याण वार्धवारामृत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजर देवं वंदे ज्ञातनंदन सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मला बहुत आशीर्वाद। मत्तेन वंदामी महाराज साहेब। मत्थेनम वंदामी। मत्थेन वंदामी महाराज साहेब। बहुत बहुत मत्थेन वंदामी महाराज साहेब। मत्थेन वंदामी महाराज साहेब। आहार और आरोग्य के इस क्लास के अंदर हम आज विचार जो कर रहे हैं विरुद्ध आहार के प्रति। अब विरुद्ध आहार का मतलब क्या है? विरुद्ध कोई आहार कोई विरुद्ध होता नहीं है, वो किसकी प्रकृति के साथ विरुद्ध हो रहा है ये आपको देखना है। क्या हमारे शरीर के लिए विरुद्ध हो रहा है?
वस्तु एक ही है, हजारों लोग खा रहे हैं सबको तो वैसा नहीं हो रहा है। कोई हम ऐसा तो नहीं कह रहे कि भाई ककड़ी खाने से पित्त होता है, तो ककड़ी तो हजारों लोग खा रहे हैं, सबको क्यों नहीं पित्त होता है? पहले ये देखना है यहाँ पर। अब किसकी प्रकृति कैसी है, किसकी प्रकृति किस प्रकार की है, तो ये अगर हम समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा विरुद्ध आहार होने का कारण क्या है। आप पहले ये देखिए कि ये आहार आपके शरीर की प्रकृति के या आपके शरीर की विकृति। नंबर 1, विरुद्ध आहार का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? हमारे शरीर की प्रकृति बिगड़ करके विकृति होती है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। विरुद्ध आहार के कारण शरीर की प्रकृति डिस्टर्ब होती है, वात पित्त कफ शरीर का बिगड़ता है, इसलिए हमारे शरीर में रोग बीमारी उत्पन्न होती है। आपने दही बड़ा खाया, दही बड़ा आपकी शरीर की प्रकृति के विरुद्ध जाकर के बीमारी करेगा। अब ये मत बोलना कि दही बड़ा मने खूब भावे छे, आपके राग का विषय है, इच्छा का विषय है, मोह का विषय है, वो अलग बात हो गई। आप खाते भी हो लेकिन आपके शरीर की प्रकृति के लिए विरुद्ध हो रहा है, ये समझना है आपको। आपने पहले पानी ठंडा पिया और ऊपर चाय गर्म पी रहे हो, ये आपके लिए विरुद्ध हो गया सर। अब आपने 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के पहले आपने ग्लास भर के ठंडा पानी पिया, और कई लोग तो फ्रिज में से निकाल के लेते हैं और ठंडा ज्यादा पीते हैं साहब, ये उनको ख्याल ही नहीं। और 2 मिनट के बाद गरम गरम चाय पी रहे, तो 1 मिनट में तो पानी को स्टमक में से निकल करके यूरिन बंद तो नहीं गया है ना, पानी को भी डाइजेस्ट होकर यूरिन बनने में 2-3 घंटे लगेंगे, और आप तो 3 मिनट में तो वापस गरम गरम चाय कॉफी पी रहे। ये शरीर के साथ में नुकसान हो रहा है। आपने इधर स्वीट मिठाई जो भी कुछ खाया पिया और उसके बाद में लास्ट में आइसक्रीम खा रहे हो, ये आपके लिए विरुद्ध हो गया, क्योंकि जो ऑलरेडी आपने खाया पिया है, स्वीट है, मिठाई है, लेट इट टू बी डाइजेस्ट फर्स्ट। इफ इट विल नॉट डाइजेस्ट इन ए प्रॉपर वे, it will create the gastric problem and other problem, and there will be the indigestion in the body. Then you will suffer from that indigestion to over gases and gastric problem. फिर आपका बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो आपने क्यों ऐसी गलती की? ऐसी गलती हमको क्यों करनी चाहिए? ये हमारा स्टमक, इट इज नॉट द डस्टबिन। First of all, you must think over it. This type of stomach, it is not the dustbin. ये आपको पहले समझना जरूरी है, क्यों ऐसी गलती करें हम। हाँ जी, बोलो। बोलिए भाई। डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ कैसे मालूम पड़ता है ना? डाइजेशन सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ, ओवर गैसेस बनेगी पता चल जाएगा। होया डकारें आनी शुरू हो जाएगी तब पता चलेगा। ओवर एसिडिटी होगी तब पता चलेगा साहब। ये पहले वस्तु अंदर शरीर के अंदर ये चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन सामने पहले नॉलेज से तो समझ लो, आप प्रॉपर ज्ञान से तो समझ लो कि मैं विरुद्ध आहार लेकर गलती कर रहा हूँ। जब वस्तु के गुणधर्मों के सामने आ गए, अब नेचुरल है, थोड़ा ज्ञान तो रखना ही पड़ेगा ना। मैंने स्वीट खाई है तो स्वीट इज द हैवी थिंग। अब इतनी हैवी चीज है और आप फिर आइसक्रीम खा रहे हो, तो ये कैसे जमने वाला कैसे है? तो ये इतना नॉलेज तो हमको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज लोग बाहर जाकर पिज्जा पास्ता बर्गर खा रहे हैं, तो ये नॉलेज नहीं होना चाहिए कि भी वो तो ब्रेड से ही तो बन रहा है। अब ब्रेड के ऊपर ही बन रहा है, सब उसमें बन रहा है, तो ब्रेड के अंदर तो खाली मैदा ही तो है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो
तो फिर क्या फायदा होगा आपको खा करके भी? वो ऑलरेडी आपके साथ में विरुद्ध होने वाला है। मैंने पहले भी 3 क्लास में बताया, वस्तु का विरुद्ध होना, वस्तु का आपके शरीर के साथ विरुद्ध होना, वस्तु आपकी विकृति ऑलरेडी बन चुकी है तब आपके साथ विरुद्ध है। कोई काल विरुद्ध है, क्षेत्र विरुद्ध है, भाव विरुद्ध है, देश विरुद्ध है और समय विरुद्ध है, ऋतु विरुद्ध है, प्रकृति विरुद्ध है। कितने टाइप के विरुद्ध चीजें हैं। दही शाम को खाना काल विरुद्ध है, दूध शाम को रात को पीना भी आपके लिए काल के अनुकूल है। अब ये काल की बात है, आप बोलोगे नहीं शरीर तो शरीर ही है ना, खाना तो खाना ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, सुबह खाओ कि शाम को खाओ, क्या फर्क पड़ता है, कभी भी खाओ। और जनरली आप देखिए दही बड़े शाम को ही बनते हैं। सर क्यों बड़े दही बड़े शाम को क्यों बनते हैं? तो बेचारी महिला जो बना रही है उसको पूरा दिन लगता है प्रोसेस करने में, सुबह से लेकर इतना टाइम जाता है। अब दही को भी वो लेकर के बांध के रखेगी, पानी निकलेगा तब उसमें से श्रीखंड बनाना है, तो श्रीखंड भी बोलिए शाम को बनेगा। सर इतना जल्दी सुबह में तो नहीं बन सकता, इतना पानी निकलना फिर उसमें से दही बनना, तो धीरे धीरे टप टप पानी टपकता है, कम होता है, उसके बाद तो श्रीखंड बनेगा, पहले कैसे बनेगा? तो वो अब आपकी पर्सनल प्रोसेस आप देखिए। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र ना कह रहा है श्रीखंड, अब उसमें से सारा पानी निकल गया, अब आप रात को खाओगे, वो आपका डाइजेशन बिगाड़ेगा, आपके इंटेस्टाइन वीक कर देगा और फिर आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सर अब ये कितने लोग समझते, कितने लोग हैं, ये प्रॉब्लम बताइए। समझने का मतलब आइदर दे हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट और नॉट। पहले ये समझिए, मैं आपको यहाँ पर ये अगर शब्द ही आपको जोड़ के बता दूं, ये शब्द आपको दिया है आयुर्वेद। बोलिए साहब, आयुर्वेद शब्द નું मीनिंग શું છે? એલિસાબેન બોલો। आयु मीन्स आयुष्य और वेद मीन्स उसका शास्त्र। भी नीचा में लिख रहा हूँ। बहुत अच्छा है, चलो आगे बोलो। कौन बोलता है? बिना बेन। મારા સાહેબ સેમ, મારા બી એ જ વિચાર આવે। चलो वेरी गुड। चलो आज जयश्री मासी बहन आवे છે, બોલો માજી। સરજી વેદ એટલે આપણે આયુષ્ય નિરોગી આયુષ્ય જીવવા માટેનું શાસ્ત્ર। चलो यहाँ पर ये वेद तो है, ये आपको ध्यान में आ जाएगा। It is for knowledge. Just you must know about this, the proper knowledge you say. लेकिन वो किस प्रकार का नॉलेज किसका चाहिए आपको? अब आपको अपना आयुष्य कैसा चलाना है, आपको अपना जीवन कैसा जीना है, हाउ टू लिव ए बेटर लाइफ। अब ये यहाँ पर आयुर्वेद का मीनिंग ये है। आयुर्वेद इट इज नॉट अटैच्ड विद ओनली द मेडिसिन, फॉरगेट अबाउट दैट। आयुर्वेद मात्र आपको दवाई के बारे में नहीं कह रहा है साहब। आयुर्वेद का यहाँ प्रॉपर मीनिंग आपको ये भी समझना है कि आपको सही ज्ञान दे रहा है, प्रॉपर नॉलेज दे रहा है आपको कि आप कैसे जिएंगे, आप निरोगी कैसे रहेंगे, आप बीमार नहीं होंगे, आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है बिना दवाइयों के आहार से ही आप निरोगी कैसे रह सकते हो, ये आपको जो नॉलेज देने वाला है वो आयुर्वेद शास्त्र है। तो आपको अगर लाइफ चेंज नहीं करनी है, आहार में चेंज नहीं करना है और आहार के कारण बीमारियां आने के बाद अब आप बोलोगे कि नहीं 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 सर अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो आयुर्वेद पहली टीचिंग आपको नॉलेज ये दे रहा है कि आप ऐसा जीवन जिए, इस तरह से खाए पिए कि आप बीमार बनेंगे ही नहीं, रोग बीमारियां आएगी नहीं साहब। और रोग बीमारियां आ गई तो आपके आहार को ही ऐसा बना लें कि वही आपकी दवाई बन जाए,
तो आपको बाहर की दवाई की जरूरी नहीं पड़ेगी सर। ये आयुर्वेद का काम है। सिंपल, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने की कला है, जीवन जीना है, लेकिन किसके साथ? शरीर और आहार। अब शरीर और आहार दोनों का रिलेशन तो कंपलसरी है। बिना आहार के लिए तो शरीर भी नहीं बनेगा, और बिना शरीर के तो आप जीवन जी भी नहीं सकोगे। और कल आपको आपका शरीर ही सपोर्ट न करे और आप बीमारियों में पड़े रहो। इतना ऊंचा कीमती मनुष्य जन्म, द प्रीशियस एंड द वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ। अब आप बीमारियों में जिंदगी पूरी करोगे तो कर्मक्षय कैसे करोगे? आप भगवान की भक्ति कैसे करोगे? आप शास्त्रों का अध्ययन कैसे करोगे? आप तत्व ज्ञान सीखोगे कैसे? जिंदगी के सारे प्रश्न आकर के खड़े रह जाएंगे सर। आपको लग रहा है क्या हो गया, क्या हो गया? अरे भाई साहब, वायु का ही, गैस का ही प्रकोप बनता है तो वो जाकर पैरालिसिस हो जाते हैं। गैस वायु ज्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट डिजीज भी हो जाते हैं। अब शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ेगा तब आपके घुटने की तकलीफ, बीमारियां बढ़ेगी साहब। अब कमर की तकलीफ बनेगी, घुटने की तकलीफ बढ़ेगी। इधर आपका वजन बढ़ेगा कफ के कारण, इधर आपके घुटने जो है कमजोर हो जाएंगे और आप चल नहीं सकेंगे, उठ नहीं सकेंगे, बैठ नहीं सकेंगे साहब। ये प्रॉब्लम आपके सामने बढ़ती जाएगी। अब आप क्या करेंगे फिर? शरीर रोगग्रस्त बनाकर जीवन जीना है क्या, कि निरोगी स्वस्थ काया से जीवन जीना है? तो आयुर्वेद का ये कहना है, रोग बीमारी आए नहीं, निरोगी और स्वस्थ काया से आप जीवन कैसे जी सकते हो, ये इसका आयुर्वेद शास्त्र का मुख्य काम। तो आयुर्वेद ने सबसे पहले चुन करके आपको अच्छी तरह से ये विषय दिया है कि आप विरुद्ध आहार का त्याग करिए साहब। अब विरुद्ध आहार का मतलब क्या है? कौन सी वस्तु आपके लिए किस तरह से, अगर वो गुणधर्म से विरुद्ध हो रही है, कोई वस्तु अपने अंदर, आपके शरीर से मतलब नहीं है, वस्तु अपने गुणधर्म से ही विरुद्ध हो रही है तो भले कोई भी खाएगा तो भी उसको तकलीफ होगी। अब दूध और खटाई विरुद्ध चीज है, नहीं खानी चाहिए। दूध दही छाछ के साथ नमक जो है विरुद्ध चीज है तो नहीं खाना चाहिए। दूध दही छाछ के साथ तली हुई या नमकीन चीजें या मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए साहब। इसलिए आयुर्वेद ने, शास्त्र ने कह दिया कि शाम को अलग से अकेले स्वतंत्र दूध पी लेना, बाकी नहीं। अब आप बोलो कि मेरे को सुबह इडली चटनी भी खानी है और ऊपर दूध भी पीना है, तो ये गलत चीज है सर। फिर दो में से कोई तो मोह छोड़ो ना, समझे कि नहीं? आहार, दूध अपने आप में पूर्ण आहार है, दूध अपने आप में शुद्ध आहार है, दूध में अपने आप में नेचुरली उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू काफी अच्छी है। आपको दूध से जो है विटामिन B1, B6, B12 भी मिल जाता है। दूध से आपको विटामिन D भी मिल जाता है, आपको दूध से विटामिन A भी मिल जाता है। ये सारी चीजें जो है अगर दूध में, लेकिन पहली बात दूध सही होना चाहिए। नहीं तो चाइनीज केमिकल ऐसे आ गए कि एक बाल्टी में 10 ड्रॉप डालो और वो पूरा ही व्हाइट हो जाए, तो ये दूध बेचने वाले आजकल सब ये कर रहे हैं साहब। अब ये क्या है? ये चीजें कोई आयुर्वेद शास्त्र ने लिखी नहीं है। क्या आज के कलयुग में कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन लिखेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो भाई असली दूध किसका नाम है, अब आप दूध के अंदर किसका दूध ले रहे हो? बकरी का दूध ले रहे हो, गाय का दूध ले रहे हो, भैंस का दूध ले रहे हो, कौन सा दूध ले रहे हो, वो आपको देखना है, समझे कि नहीं? किसके अंदर कैसे गुणधर्म है और किसके अंदर कैसे दोष है। तो आयुर्वेद शास्त्र ने अपनी तरफ से बहुत डिटेल में नॉलेज दिया है। आयुर्वेद शास्त्र का काम है प्रॉपर नॉलेज देना है। आप भैंस का दूध लोगे तो नुकसान होगा
और देशी गाय का शुद्ध दूध विच इज कॉल्ड A2, वो अगर आप लोगे तो फायदा होगा, और जर्सी काऊ का दूध ले लिया तो नुकसान हो जाएगा सब, बीमारियां बढ़ जाएगी सब। अब ये आज के जमाने की बस्ती है। अब हिंदुस्तान के अंदर जो है पॉपुलेशन 135 करोड़ हो गया है, और एनिमल द मिल्क गिविंग एनिमल तो अभी केवल 15-17 करोड़ भी नहीं है सर। रिक्वायरमेंट दूध की है इतनी ज्यादा और प्रोडक्शन इतना नहीं है, तो लोग तो मिक्सिंग करेंगे ही करेंगे। अब क्या करना, कैसे करना, ये टाइम की परिस्थिति है, वर्तमान काल की परिस्थिति है, हाई पॉपुलेशन की परिस्थिति है सर। ये लोग बड़े अच्छे एलिजाबेथ वगैरह यूएस में रहने वाले, यूएस का पॉपुलेशन ही खाली 35 to 40 करोड़ है, और यूएस से इंडिया का पॉपुलेशन 100 करोड़ मोर। अब कितनी बड़ी समस्या है सर, 100 करोड़ मोर, इतना बड़ा फिगर है, इतना बड़ा फिगर है। तो अब इतना जब आप लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे सर, दूध इतना लाना है। अब वो प्रश्न अलग है, वो आपको सॉर्ट आउट करना है, आपको पीना है नहीं पीना है, देखना है नहीं देखना है, आपको कौन सा। तो प्रकृति के अंदर गुणधर्मों से कैसा बन रहा है साहब। आपको इधर चटनी भी खानी है, सुबह नाश्ता के अंदर आपको जो है टोमेटो सॉस भी लेना है, फिर दूध चाय आपको पीना है, तो ये गलती क्यों करते हो आप। चलो या तो दूध चाय छोड़ दो और फिर आप जो है टोमेटो केचप या सॉस, अब ये तो वैसे भी खाने जैसा ही नहीं है, जैनों के घर में तो आना ही नहीं चाहिए सब टोमेटो सॉस, घर में ही नहीं आना चाहिए। ये कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से बन रहा है, कम से कम स्टडी तो करो। आप लेवल पर पढ़ो, कौन से ई नंबर्स लिखे हैं, उस ई नंबर से स्टडी करके पूछो, फिर आप देखिए समझेंगे। अब बीमारियां बढ़ती है, इधर चाय दूध पीना है, और इवन चाय, चलो चाय तो हमारे देश की वस्तु ही नहीं है, ब्रिटिशर लोग इंडिया में आए तब वो चाय लेकर के आए, इंडिया की पहले चीज ही नहीं है, चाय का नाम ही नहीं था हिंदुस्तान। लेकिन ये ब्रिटिशर लोग जब लेकर के आए और ये छोड़ के गए, और ये चाय आज घर घर में घुस गई, बीमारियां आ गई सब। अब चाय के कारण क्या बीमारी होने वाली है, चाय के कारण आपका पीएच लेवल जो है वो एसिडिक होगा, बस ये बीमारी। अब पीएच आपका एसिडिक होगा तो आपको माइग्रेन होगा ही होगा, हेडेक होगा ही होगा, एसिडिटी बढ़ेगी बढ़ेगी साहब। लेकिन इधर मैंने और हैबिट बढ़ गई बरसों से, अब वो चाय छूटती नहीं है साहब, चाय की आदत छूटती नहीं है। और इधर वो चिल्लाएंगे महाराज साहब मेरे को तो बहुत हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, इतने दिन तक रहता है, परेशान रहता। अब उनको बोलो कि चाय छोड़ो, महाराज साहब मरी जाऊ तो ना छूटे, अबे तो चाय बने लाकड़ा में भेगी बल से मारी, ऐसा बोल के सुनाते हैं। तो मैंने कहा कि एक चाय के पीछे आपकी जिंदगी बर्बाद, अब इसको तो भगवान ही पता है, समझे कि नहीं। आज एडिक्शन भी कितना बढ़ गया, कई महिलाएं घर में सोफा पर ही बैठना है, सेठानी है, बस वो अपने तरह से सेठानी बनकर सोफा पर तो भी उनको चाय तो चाहिए ही चाहिए सर। अब बिना चाय के तो महाराज नहीं, काम ही नहीं करता है। कोई तो कहते बिना चाय के दिमाग काम नहीं करता है, कोई कहते बिना चाय के पेट साफ नहीं होता है, कोई कहते बिना चाय के। अब ये सब एडिक्शन, इतनी आदतों से आप अपना शरीर खराब कर रहे हो, तो कितना नुकसान होगा। आप अपने शरीर को तो समझो। देखिए आत्मा तो शरीर में ही रहती है ना, अभी हमारी आत्मा भी है तो शरीर के अंदर ही है। तो जब हम शरीर में रहते हैं तो फिर शरीर में रहकर बीमार ग्रस्त रहेंगे, और शरीर का साथ सहयोग आपको सही नहीं मिलेगा तो फिर आप धर्म भी नहीं कर सकोगे, कर्मक्षय भी नहीं कर सकोगे, स्वास्थ्य भी आपका नहीं सुधरेगा, स्वाध्याय भी नहीं कर सकोगे, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो क्यों हम शरीर खराब करें, क्यों हमको अपना शरीर बिगाड़ना, समझे कि नहीं। ये पहले आपको अच्छी तरह से समझ करके चलना चाहिए समझे। अब इधर आप देखिए कि हमारे शरीर में प्रकृति क्या है, वात पित्त और कफ की।
अब शरीर के अंदर क्या कहा है कि वात पित्त कफ आपका बिल्कुल जो है लेवल में रहना बहुत जरूरी है। अब इस लेवल में रहने के लिए शरीर के अंदर सबसे पहले हम ये लिखें कि कैसे शरीर के अंदर ये प्रक्रिया बनती है। इसको हमने यहाँ पर नाम दिया है सप्त धातु। अब सप्त धातु का मतलब शरीर के अंदर की बनने वाली सारी प्रोसेस जो है वो इन 7 धातुओं से शरीर बना है। अब ये आपको अच्छी तरह से समझना है। अब आपने जो भी कुछ खा लिया है वो सबसे नंबर 1 पर पहले शरीर में रक्त बनेगा, रस बनेगा। अब चल करके वो सेकंड स्टेप पर आएगा, तब उसमें से रक्त बनेगा साहब। अब ये रस में से रक्त बन गया। थर्ड स्टेज में आकर के आपके शरीर का मांस बनेगा। ऑल द मसल्स वगैरह जो है वो बनेगी। तो कैसे बनेगी? अब इसके अंदर चौथे नंबर पर आकर के शरीर का मेद बनेगा। अब वो आकर के आपके शरीर की अस्थि बनेगी। अस्थि शब्द इट इज फॉर बोन्स। क्या है? आपको हड्डियों के बारे में ये समझना है। अब इसमें से आपको जाकर के अब ये आपका जो है छठे नंबर पर मज्जा बनता है और लास्ट में आकर के आपका वीर्य बनता है। ये है सप्त धातु की प्रक्रिया। प्रोसेस ये है साहब, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब ये सब चीजें आपकी बनने वाली हर एक के लिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो साहब, मानव शरीर की रचना इसी प्रकार है। आपने जो भी कुछ खाया पिया, जो एक बार शरीर में स्टमक में गया, अब पहले उसमें से रस बनना तो चाहिए कि नहीं? साहब जी मज्जा मीन्स मसल्स। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है धीरे धीरे। अब ये जाकर के आपके शरीर के अंदर जो है आपके शरीर को पोषण देगी। अब किसी की प्रक्रिया अगर पहले ही नंबर पर रुक जाए तो आगे क्या होगा? किसी का आते आते यहाँ पर रुक जाए तो आगे क्या होगा सर? अब रक्त कब बनेगा? कि जिस आहार में आपको आयरन कंटेंट्स मिल रहे हैं तो जाकर के रक्त बनेगा। आयरन कंटेंट्स मिलेंगे तो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। हीमोग्लोबिन बनेगा तो रेड सेल आपके बनते तैयार हो जाएंगे। और હવે સવારે ગાંઠિયા ખાઈને ચા પીવી છે, પછી પાણીપુરી ખાવી છે ને સાંજે ભેલપુરી ખાવી છે, મમરા ખાવા છે ને સેવ ચીવડો ખાવો। अब आपको किसमें आयरन मिला? अब किससे आपका रस बनेगा और किससे आपका रक्त बनेगा? कैसे बनेगा? કેમ બોલતા કેમ નથી જયશ્રી બેન? ચા ગાંઠિયા માંથી શું મળ્યું? પાણીપુરી ને ભેલપુરી માંથી શું મળ્યું? माजी सांभळता नहीं। रश्मि बेन आपको कोई ये ख्याल आ रहा है इसमें आपको आयरन कंटेंट्स मिल रहे हैं? नो, अनम्यूट करके रश्मि बेन। जी साहब जी। कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो फिर कोने कोने जेने समझ में आवे से रीटा बेन आपको कुछ ख्याल आ रहा है? साहेब जी કે પાણીપુરી અને ભેળપુરી ને બધું જંક ફૂડ છે એટલે એમાંથી આપણને કઈ મળતું નથી આયર્ન ને બધું એટલે પ્રોટીન વાળા વસ્તુ ને એ બધું ખાઈએ તો એમાંથી આપણને બધા વિટામિન્સ મળે છે। ये तो बहुत एक्सपर्ट आ गए सब, नए कोई मेहमान आए, बहुत अच्छी बात है साहब। बड़े एक्सपर्ट भी मिल रहे हैं साहब, अच्छे अच्छे, धन्यवाद आपको। चलिए साहब अब पहली बात हमने देख ली, हमारे शरीर के लिए इन सप्त धातुओं को बनाने वाला कौन है साहब? जो भी पेट में जाएगा, एक दाना आपने मुंह में डाल दिया, वो एक दाना भी मुंह में डालने के पहले आप डिसीजन ले लो कि इसमें क्या है, इसमें से क्या मिलने वाला। और सातों का क्रम है, ये नहीं बनेगा तो आगे नहीं चलेगी। रस नहीं बना तो रक्त ही नहीं बनेगा, रक्त नहीं बना तो मांस नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा तो मेद नहीं बनेगा, बोन्स कहाँ से बनेगी?
जिसके अंदर कैल्शियम के परसेंटेज आएंगे वो आपकी बोन्स बनाएंगे। अब कैल्शियम के परसेंटेज ही नहीं आए तो बोन्स कैसे बनेगी आपकी? बोलो माँ जी, હવે ક્યાં ગયા? હવે તમને को પાણીપુરી ને ભેલવાળી પૂરી માંથી તમને કોઈ કેલ્શિયમ મળે એમ છે? બીના બેન, ખાખરા માંથી કેલ્શિયમ કેવી રીતે લાવવું? ના મારા સાહેબ, કદાચ નાચણીમાંથી મળે, નાચણી. અરે પણ તમે શેમાંથી મળે પછી, પણ પેલા ખાખરામાંથી કયું તમને મળવાનું છે? નથી મળતું. કેમ નથી મળતું? શેકાઈ જાય ને આખું. हाँ, तो તમે જે प्रोसेस बनावे छे, जिस प्रोसेस से आप खाखरे बना रहे हो या जो भी कुछ बना रहे हो, उसमें सत्व नष्ट हो रहा है। जी। अब सत्व ही नष्ट हो जाए तो मिलेगा क्या उसमें? अब ये चंद्रेश भाई जो है कि नहीं नहीं हवार में तो खाखरा तो જોઈએ જ ને साहब, खाखरा वगैरह थोड़ी चाले छे। હવે बेचारा एमना श्रीमती तो बना नहीं सकती है, तो ये बाजार में जा करके लेके आ जाएंगे। अब ये बाजार के खाखरे घर में ला करके अब सुबह जो है चाय बना करके खाखरे खा लो। अब आपको बताइए कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? अब लाएंगे कहाँ से साहब? प्रोसेस क्या है? अब बाजार के खाखरे जो आ रहे हैं, जिस तरह से आ रहे हैं, अब 80% तो मैदा के बने हुए आ रहे हैं। अब मैदा के बना करके मशीन से फटाफट वो घिस करके आजकल आ गए। आप अपना मन बना रहे हो। हाँ साहब, मैं तो अब महाराज मैं तो 60-70 साल से तो खाखरा खा रहा हूँ। ये महाराज नए कहाँ से आ गए साहब? खाखरा न खवाए आवा महाराज होता से कहीं, आवा महाराज क्यांथी आई गए थे? अरे मैं कहता हूँ भाई साहब, जिसको नहीं सुनना है क्लास छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है, क्लास ही छोड़ दो आप। આ મહારાજ મને ખાખરા છોડાવવાની વાત કરે છે। मैं एक भाई साहब आए तो बहुत नाराज हो गए। मारा साहब તમે શું સમજો છો? 60 વર્ષથી ખાખરા ખાઉં છું, તમે મને ના પાડો। मैंने कहा मैं ना नहीं कहता भाई साहब, 2 नहीं 10 खाओ, आप रोज खाओ, कोई ना नहीं है। लेकिन वो ये समस्या है कि अब डॉक्टर कहते हैं कि हाड़काમાં જ કઈ તત્વ રહ્યું નથી, ऑस्टियोस्पोरोसिस चल रहा है, 10 कदम चल नहीं सकते हैं, संभाल जो क्या पड़ी जसो तो हाड़का भांगશે। अब ये सब बातें क्यों आ रही है भाई साहब? एक भाई साहब के परिवार के अंदर पति पत्नी 2 जने, संतान नहीं है, और उनकी वाइफ कह रही है कि हर महीने 2 भाई है, 2 भाई के जॉइंट परिवार, અમારે દર મહિને 15 કિલો મગફળીનું તેલ જે છે ઉપડી જાય છે। એટલું બધું તળવાનું હોય છે, 10 આઈટમ તો તળીને રોજ ખાઈએ છે। अब मैंने कहा भाई साहब ये क्या? अब आपको आश्चर्य लगेगा, 32 बरस की उम्र में रात को पेशाब करने के लिए निकले, बाथरूम तक पहुंचने में घर में तो कितने 10-20 कदम होते हैं बाहर, और वहां कोई रास्ते में थोड़ा सा 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप पानी पड़ा होगा तो गिर गए तो उनके राइट पैर के अंदर 3 फ्रैक्चर हो गए। 3 फ्रैक्चर होकर रात को वहीं पर जो है बाथरूम के दरवाजे के पास सोते रहे, पड़े रहे। अब दूसरे कोई उठेंगे तब? अब सबके बेडरूम बंद हो गए, सब कौन उठ करके आए, कौन खोले? अब ये चिल्लाते रहे तो भी पत्नी के पास अंदर आवाज पहुंचे नहीं। अब वहीं उनका यूरिन पेशाब हो गया, वहीं पड़े रहे, अब पैर हिला ही नहीं सकते। सुबह में उठ करके वो दूध वाले ने आके बैल बजाई, तब सेठानी जी उठ के आए। सेठानी जी ने आकर के देखा तो बोला તમે કેમ અહીંયા સૂતા છો? अब वो बोल रहे હું સૂતો નથી, અહીંયા પડ્યો છું, પડી ગયો છું કે। अब પડી ગયો છું તો ઊભા થઈને આવી સૂઈ ના જવું જોઈએ બિસ્તર ઉપર? અરે મારા પગ ભાંગી ગયો છે, કેવી રીતે ઉઠું, ઉઠાય એમ નથી। अब उन्होंने दूसरे 3 जने को उठा करके ला करके, तो पैर को तो हाथ भी नहीं लगा सकते, ऐसा टुकड़े हो गए। अब बिस्तर पर कैसे ही करके लाके सुला दिए। फिर सुबह डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा 3 जगह हड्डी टूट गई सर, और एट द एज ऑफ 32। अब इसका क्या करना? डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल में भाई साहब अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने गए तो डायबिटीज चेक किया तो बोले डायबिटीज तो आपकी 400 के ऊपर है। अब क्या करना है साहब?
तो पहले डायबिटीज कंट्रोल कराओ। अब वो 10 दिन उनको डायबिटीज कंट्रोल के लिए चला है। अब उसके बाद में ऑपरेशन किया तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं हड्डियों के बीच में आयरन रॉड डाल करके नट बोल्ट लगाकर स्क्रू कसने जाता हूँ हड्डी। वो डॉक्टर ने बोला ये पापड़ की तरह से टूट रही है हड्डी, अब मैं करूँ तो क्या करूँ भाई साहब। तो डॉक्टर ने उनको डांटा कि તમે શું ખાઓ છો આ બધું? તો કે સેવ ને ચીવડો ને ગાંઠિયા ને ફાફડા ને ચકરી ને કાકરા ને આ ને તે उन्होंने 25 तो आइटम गिना दी सर। तो बोले कितने वर्षों से खा रहे हैं? बोले 25 वर्षों से खा रहा। इसमें क्या हो गया सर? हमारा घर में तो आम ने हमारा घर में तो 15 किलो तेल तो दर महीने उपड़े छे। पति पत्नी दो ही जने, संतान है ही नहीं साहब। अब क्या बने? जब 7 नंबर पर आकर के वीर्य बनेगा तो संतान बनेगी, नहीं तो कहां से होंगे सर। अब वो भाई साहब ने 3 महीने ऑपरेशन, डॉक्टर ने 3 ऑपरेशन किए। 1.5 बरस में 3 ऑपरेशन, बेचारा बिस्तर में पड़ा रहा। तो डायबिटीज बढ़ेगी कि घटेगी सर? ऐसा करते करते पूरी जिंदगी बीमारी में गई। अब कुछ भी नहीं हो सका और फिर किडनी फेल हो गई, डायलिसिस के चक्कर में फंस गए, पैसे का पानी कर दिया, मृत्यु पाकर संसार छोड़ के चले गए। बोलो भाई साहब शू कहूं अबे माजी को तमे। ऐसी परिस्थिति के अंदर आज भी एक बम्बई के अंदर खाली एक दिन के करोड़ों रुपए का तो गांठिया फाफड़ा बेचाए। अभी ये गई ना दशहरा की, तो दशहरा के दिन गांठिया फाफड़ा ने पेलसू के चले। अब आप कल्पना कर सकते हो कितने करोड़ों का सर। और भावनगर से रोज गांठिया फाफड़ा बंद करके रोज आ रहा है सर। अब ऐसी परिस्थिति में जहां करोड़ों रुपए का ये बिजनेस हो गया है, अब खाने वाला कौन है सर? खाने वाले कौन खा रहे हैं? ये चंद्रेश भाई को आप पूछिए, ये जहाँ रहते हैं वहां इनके मंदिर के नीचे यहाँ पर एक बिजनेस चला है। मंदिर के नीचे सब तली हुई आइटम। अब वो रसोईया और वो लोग कमाते हैं, ये बेच करके मंदिर पैसा कमाते हैं और लोग खा करके बीमार होके हॉस्पिटल जाते। सब तली हुई आइटम, चनानी दाल तली दीदी छे, मरचू मीठू लगाड़ी दीदू, खाओ। अब करना क्या? ऐसी परिस्थिति में समाज हित की चिंता भी तो कभी करनी चाहिए कि नहीं? आप समाज के हित की चिंता कोई नहीं कर रहा है। मंदिर को पैसा कमाना है और किसी को पैसा कमाना है। लोग मरे तो मरे, कुछ भी हो तो चले, लोगों को पैसा कमाना है। ये कैसी परिस्थिति आ रही? आज किसी का आरोग्य नहीं सुधर रहा है, आरोग्य बन ही नहीं रहा है। बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं लोग। किसी को देखो अब नई एक बीमारियां चालू हुई है, 30-40 के बीच में ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है। हार्ट अटैक तो जो 60-70 के बाद आता था वो भी 28 और 30 पर आ गया। अब ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रही है, किसी के क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। बीमारियां तो इतनी बढ़ गई कि एक घर बिना बीमारी का। 4 बरस की बच्ची को डायबिटीज, 8 बरस के लड़के को डायबिटीज, 3 बरस की लड़की को डायबिटीज। एक परिवार माँ बाप 3 बरस की बेटी को लेकर के आए कि उसको डायबिटीज है। करना क्या पैसा? एक मम्मी घर में रोज अपनी बेटी को उठाने नहीं, सीधा इंजेक्शन लगाया, वो चिल्लाएगी तब मम्मी उठाए। चलो वो बिस्तर में सोती रहती है, मम्मी इंजेक्शन लगाती है, डायबिटीज। कितना है? बच्ची, छोटी बच्ची 4 बरस की बच्ची को 400 डायबिटीज। अब रोज इंजेक्शन लगाओ, वो रोज चिल्लावे, 20 मिनट रोती रहे, फिर बाद में मम्मी उठावे, तैयार करके स्कूल भेजती है। अब ये सारे दृश्य देख करके तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। घर में तली हुई चीजें बाजार से लाकर खाना और बाहर जाए तब जंक फूड और फास्ट फूड खाना है।
अब ये 7 धातु बने बिना शरीर कैसे चले? शरीर की सिस्टम ये है। दुनिया में किसी का भी शरीर बनेगा तो रीत तो यही है, रस खाया हुआ पहले रस बनना चाहिए। जो खाया है शरीर में, स्टमक में गया है, वो पहले रस बनना चाहिए, एक रस होना चाहिए। इसलिए पहला नियम क्या है? डोंट यूज द मैक्सिमम वेराइटीज, नॉट एट ऑल। ओनली आपको जो है मैक्सिमम वेराइटी से बचना है और मिनिमम वेराइटीज लीजिए। क्वांटिटी ज्यादा ले लो, आपको शरीर की जरूरत है तो, लेकिन 50 आइटम साथ में मत खाओ। अब जितनी आइटम साथ में खाओगे उतना ही आपका जो है शरीर बिगड़ता जाएगा, रोग बीमारियां आपकी बढ़ती जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। अब इसको कौन समझ रहा है? सोचिए कौन समझ रहा है? खाने पीने की आइटमें इतनी बढ़ गई, वैरायटियां, रास्ते पर देखो हर जगह पर, रास्ते पर खाते। बनाने वाला वर्ग कौन सा है? स्लम एरिया वाला। 90% स्लम एरिया के लोग, अनएजुकेटेड लोग, अनहाइजेनिक लोग। अब किसी ने भी अपना पैसा कमाना है, वो सुबह से लेकर पानी पूरी बनाकर जाके कहीं पर भी खड़ा रह जाएगा, 2-5 हजार रुपए कमा करके रात को घर जाके सो जाएगा। अब खाने वाला कौन ऐसा? स्लम एरिया से बना करके ला करके पॉश एरिया में ही बेचेगा तो ही कमाएगा सब। अब उसके स्लम एरिया में तो इतने खरीदने वाले हैं नहीं कोई, तो क्या होगा? कैसे होगा? कौन करेगा? कौन कमाएगा? ये इतना बड़ा चक्कर चल रहा है, इतना बड़ा चल रहा है। और होम टू हॉस्पिटल, बस अब सीधे घरों से आप लोग हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। सब तकलीफ ये हो रही है। अब जब रस नहीं बनेगा, रक्त नहीं बन, अब ब्लड की तकलीफ आ रही है, थैलेसीमिया हो रहा है, ब्लड कम पड़ रहा है, बच्चे के शरीर में रक्त कम हो रहा है, उससे जो है एनीमिक कंडीशन होती जा रही है। अब नहीं बनेगा तो मसल्स कहाँ से बनेगा? मांस कैसे बनेगा? शरीर तो मांस से ही भरा हुआ होना चाहिए ना। बोन्स तो जो है वही है, बोन्स की सराउंडिंग तो मांस होना चाहिए सब। अब उसके बाद आपको ये देखना है, आप मेद बनाएंगे कि नहीं, शरीर के अंदर कहाँ आपके जो है फैट वगैरह अनिवार्य है। जितनी फैट जितनी होनी चाहिए उतनी तो कंपल्सरी, इट शुड नॉट बी एक्सेस। चला है कि नहीं? अब उसके बाद आपके बोन्स जो है, क्योंकि हमारे दांत भी तो बोन्स का ही पार्ट है। दांत जो है वो शरीर में सबसे सॉलिड बोन का पार्ट है। हर माँ बच्चे को दूध में शक्कर डाल के पिला रही है, वो शक्कर उसके लिए नुकसान कारक बन रही है। शक्कर से उसका कैल्शियम लेवल कम हो रहा है। चाय पीने से, कॉफी पीने से ब्लड में से कैल्शियम घट जाता है, नुकसान हो रहा है। अब ये कौन समझने को तैयार है? सब किसी को कुछ भी नहीं समझता है। नहीं मारे तो आदत से, मारे है ना बगैर चाले नहीं, मेरे को तो आदत है, मेरे को कंपल्सरी चाहिए। अब ये सारी समस्या, लोग एडिक्टेड हो गए सब। चाय का भी, कॉफी का भी एडिक्शन बन गया है। अब ये एसिडिक कंडीशन करना ही करना है। और जिसकी प्राइमरी लेवल पर एसिडिक कंडीशन बनती है, एसिडिक कंडीशन वाले कैंसर की तरफ जाते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं। आप देख लीजिए, समझे कि नहीं? कफ प्रकृति वाले अस्थमा की तरफ जाएंगे, कफ प्रकृति वालों को कोरोना जल्दी होगा। ये सब बातें हम पहले काफी कर चुके हैं। अब इसके बाद आपके शरीर में मज्जा बने, ये स्नायु बनने चाहिए। ख्याल है कि आपके शरीर के अंदर सारे मज्जा तंतु, नर्वस सिस्टम हमारी चलती है, और सारी नर्व्स वगैरह जो चलनी चाहिए सब बहुत जरूरी हो गया है। और लास्ट में जाकर के एनर्जी में कन्वर्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्त्री में वीर्य नहीं होता है, स्त्री शरीर में भी वीर्य शक्ति तो एनर्जी वही होनी चाहिए। पुरुष भी तो रोटी खाता है, महिला भी रोटी खाती। अब आप सोचिए 19 and 20 एज की यंग गर्ल्स, और वो ये बोले कि मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है सर,
बिल्कुल शक्ति नहीं है, एक थाली पकड़ने की शक्ति नहीं है। एट द एज ऑफ 19 और 20 के कंडीशन में क्या हालत होगी। अब कल वो बेचारी मैरिज करके जाएगी, कल संसार में जाएगी, कल उसकी शादी होगी, कल क्या होगा सोचिए सुनिए। और यही चीजें जब वीर्य बनता ही नहीं है, ऐसी कंडीशन वाले नाउएडेज 47% पीपल, 47% यंगस्टर पीपल, और वो मैरिज के बाद गायनेकोलॉजिस्टों के पास जाते हैं और फिर वहां पर डॉक्टरों के पास सारे चेकअप होते हैं, तो बोले इनका तो स्पर्म काउंटिंग कुछ भी नहीं है सर, अब इनको संतान नहीं हो गई, इनको कोई संतान पैदा ही नहीं हो सकती है सर। अब चलो आर्टिफिशियल करो, अब ये करो, आईवी प्रोसेस करो, अब ये करो, अब फिर 5 लाख 10 लाख रुपए का खर्च करो, सक्सेस नहीं हुआ भाई साहब, चलो छोड़ दो, अब आपने अहमद जीवी है बगैर संतान है, चलो कोई नो एडॉप्ट कर सुने, कोई नो दत्तक ले सुने, कहीं कर सुने, कहीं कर सुने। अब ये परेशानियां चल रही है। अब आप कल्पना करो, सोचो, दिस फिगर इज नियर अबाउट 47%। तो जंक फूड और फास्ट फूड में से कहां से बनेगा सर। अब वीर्य नहीं बनने के कारण डाइवोर्स भी नहीं हो रहे साहब। अब क्या करना, क्या डाइवोर्स के परसेंटेज भी आज की तारीख में 40% के ऊपर चले गए। अब घर में आज किसी को बंबई हो कि यूएस हो, रोटला शाक दाल भात तो खावा ज नहीं। अभी जाके उनको वहां बाहर का ही खाना है, किसी को डोसा खाना है, किसी को उत्तपा खाना है, किसी को क्या खाना है। इंडिया के अंदर ये वेस्टर्न कल्चर आ गए, क्योंकि ये सब मैकडोनल्ड आ गए, डोमिनोज आ गए, तो ये लोग को तो कोई रोटली शाक बनाता ही नहीं। अब सबको नूडल्स चाहिए सर, मैगी चाहिए और नूडल्स चाहिए। अब वो भी मैदे की बनती है, तो उसमें तो कोई तत्व वैसे भी नहीं रहता है, पैसा तो इतना जाता है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब ये बोल के भी क्या फायदा, ये समझा के भी क्या फायदा। मेरे को तो आश्चर्य लग रहा है कि अभी तक जो है ये क्लास बंद नहीं हुई और इसमें अभी तक भी जो है लोग जुड़ रहे हैं और सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। अब इतना अमल होता है, कितना अमल करते हैं वो भगवान जाने, लेकिन इतने लोग जुड़ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये क्लास बंद क्यों नहीं हुई अभी तक, ये मैं सोच रहा हूँ। અને આ પાછા રીટા બેન, જયશ્રી બેન, બીજા કોઈ નવા નવા મહેમાન પણ આવે, अब ये भी बड़ा आश्चर्य है। हाँ जी बोलिए। नाउ एनीबॉडी दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन, आप बोलिए। हाँ जी, so please you can raise your hand or show your hand raised on camera. First Bina Bey. मारे सर, व्हाट इज आइडियल ब्रेकफास्ट? आदर्श ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? बिल्कुल आपको सही बोलूं, आप मानने वाले हो, सुनने वाले हो और समझने वाले हो, तो आपको बहुत बढ़िया अच्छा दलियो, गुजराती ભાષામાં જેને કહેવાય છે કે જે કંઈ પણ અનાજનો દલિયો હોય છે એ તમે ફક્ત બોઇલ કરીને લઈ લો એટલે તમારા માટે બેસ્ટમાં બેસ્ટ થઈ ગયું। आपको 2 4 5 आइटम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों दलिया क्यों बोल रहा हूँ कि इट कंटेन्स द हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन होगा, साथ में कैल्शियम होगा, विटामिन हो गए, मिनरल्स होंगे। तो मेरे को तो नाम तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन बेस्ट ब्रेकफास्ट विच कंटेन्स द मैक्सिमम न्यूट्रिशन वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकफास्ट। आपको सुबह सुबह में कोई तली हुई चीजें, कोई मिर्च मसाले वाली चीजें आपको खानी नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखो, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोसेस होगी उतने ही उसके न्यूट्रिशन डैमेज होंगे। बेसिक प्रिंसिपल समझिए, उतने उसके सारे अंदर से डैमेज हो जाएंगे, फिर बाद में आप खाओगे तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अब आज आपने जवारी का दलिया लिया है, कल बाजरे का ले लीजिए, परसों मकाई का ले लो, फिर आपको बार्ली का ले लो, फिर आप जौ का ले लो, फिर आप ओट्स ले लो। आप सुबह को इतना ही चाहिए बस, ज्यादा चाहिए ही नहीं। आप सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी होना जरूरी है, ताकि पूरे, क्योंकि बाद में सूर्योदय, सूर्यों की गर्मी तेज पड़ेगा, डाइजेशन बढ़ेगा, पूरे दिन के लिए काम चलेगा आपका। लोग उल्टा करते हैं साथ,
સવારે એકલી ચાય પીને કામે ચાલ્યા જાય છે ને પછી રાતના આવીને હેવી વધારે જમે છે, તો ये उल्टा हो रहा है, तो फिर बीमारियां बढ़ेगी आपकी। जी थैंक यू सर जी। तो हम ओट्स एवरीडे लेते हैं, जैसे बॉईल करके ओट्स खाते हैं, उसमें सिनेमन डाल के बस नहीं। हाँ, ओट्स भी कचरा बन गया है। हमारा घरमा मिल सकती घरगंडी से गेहूं का, जवारी का, बाजरी का, मकाई का, जौ का आप दलिया बना करके सिर्फ आपको पानी में बॉईल करना है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ पानी में बॉईल कर दिया। अब आप उसमें 2-4 काली मिर्च डाल दो और सुबह सुबह खाली पेट आप खा लो, पूरे दिन के लिए आपको बढ़िया अच्छा मिल गया। इफ यू वांट टू टेक सम वेजिटेबल्स और एनीथिंग मोर यू सी आप, अब फिर उधर आप अगर कोई लेना है, अगर जिसकी शरीर की प्रकृति माने तो आपको जो है आपका उसके साथ दही जोड़ सकते हो, बस बात पूरी हो गई। अब 50 आइटम मत जोड़िए उसके साथ, मिनिमम आइटम से, પછી જુઓ કે नहीं 50 आइटम थवी જોઈએ ને ये चाहिए उसके साथ। अब लोग समझते ही नहीं, सुबह सुबह पापड़ खिचिया खा लेते हैं, बोलो ऐसे भी लोग हिंदुस्तान में हैं। सुबह सुबह पापड़ खिचिया खा लिया तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सुबह सुबह जिसने पहले सुबह हाथों आवेली चीजों का सेविच करके सुना भाई कार, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। ये चीजें आप गलती भी मत करिए समझे की। हाँ हाँ जी सर, थैंक यू। चंद्रेश भाई। सब एक थोड़ा आउट ऑफ ये है, इंटरकास्ट मैरिज के हिसाब से भी ये सब ब्लड में ये सब तकलीफ होती है। वो तो है ही भाई साहब, उसको कैसे करना, रुकना कैसे, लेकिन हमारा खाना पीना तो बिगड़ जा रहा है ना सब। सवाल तो ये भी तो है, खाने पीने की सारी समस्या। अब वो अपने फैमिली में से कौन सी कल्चर लेकर आ रही है, आपके घर में कौन सी कलर है वो बनाएगी, आपको पसंद नहीं आएगा, आप बनाओगे उसको तो क्या मूको ने भाई 5-4 होटल में ऑर्डर आपने मंगा। आजकल कई घरों में ये चल रहा है, श्रीमती जी कुछ बनाने को तैयार नहीं है, अब वो फोन कर दो मंगा लो फटाफट आता है। अब होटल में 3 दिन का पड़ा हुआ होता है तो भी गर्म करके दे देंगे साहब, वो क्यों फेंकेंगे, उनको तो पैसा कमाना है। सब दूसरा जैन सॉस ऐसा सब आता है, उसका क्या सर लिख के आता है जैन सॉस? तो जैन पहले आप तपास कर लो, चेक कर लो उसकी, और फिर बाद में। पहले आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सॉस वगैरह खाना ही नहीं चाहिए था। पहली बात ये प्रिजर्वेटिव तो डालने ही पड़ेंगे, विदाउट प्रिजर्वेटिव तो बनेगा नहीं, इतने दिन टिकेगा नहीं। अब प्रिजर्वेटिव केमिकल्स है कि नहीं है, वो केमिकल्स आपकी बॉडी में जमता जाएगा तो भविष्य में कैंसर करेगा ही करेगा। इसी कारण तो आज इतना कैंसर के परसेंटेज हाई होते जा रहे हैं। हमको पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड और जो लंबे टाइम तक रखा जाए ऐसा फूड तो भूल से भी टच नहीं करना चाहिए। हमको तो सिर्फ घर में बना हुआ फ्रेश फूड ही होना चाहिए, निरोगी रहना है तो। थैंक यू सर। जयश्री बेन शाह। સાહેબજી મારે તો પેલું મારું પર્સનલ લાસ્ટ ટાઈમ મેં કહ્યું હતું ને આના માટે શું કરવાનું, સોજો જે રહે છે ને એના માટે આયા। જયશ્રી બેન હા જી આઈ થિંક સાહેબજી એમને પર્સનલ છે, એમને ગળામાં સોજો છે એનું, તો મને નંબર આપજો, સાહેબજીનો નંબર આપી શકો। હા થેન્ક યુ। उमेश भाई। मत्थे वंदा में महाराज जी पुंगरियां हुई दालें खानी चाहिए, पुंगरी हुई दालें वगैरह खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए जी? भाई साहब दालों में तो अच्छा प्रोटीन है, दाल तो पहले खानी चाहिए, लेकिन दाल बिगाड़ के मत बनाइए, बस ये तकलीफ। नहीं हमारी पुंगरी हुई, जैसे हम रात को भिगो देते हैं उसको रख देते हैं, उसमें से मतलब अंकुरित करने की जरूरत नहीं है, कोई भी अंकुरित मत करो। स्प्राउडेड जो है वो हमको खाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ अनंत काय बन जाता है, जो अंकुरित स्प्राउडेड होता है उसमें अनंत जीव आ जाते हैं। धर्म भी देखो ना भाई साहब, खाली शरीर मत देखो, आत्मा अंदर है,
खाने पीने के पीछे आत्मा को क्यों इतने कर्म बांधने चाहिए? धर्म भी तो साथ में सोचिए पहले। कोई रात को भिगोना ही नहीं है हमको, तो रात की बिल्कुल त्याग किया है, तो रात की बात तो करना ही नहीं है। हाँ रीटा बेन। साहब जी पौवा उपमा ये બધું वो सब भी हेल्थ के लिए खराब है? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ साहब। पौवा में तमने कયું तत्व મળે છે માજી? Are you getting that iron, calcium, proteins, vitamins, minerals? What you are getting from that? पौवा तो ऐसे राइस में से ही होता है ना? मैं कहाँ ना कह रहा हूँ, लेकिन after that process are you getting what type of protein और calcium? अच्छा। पहले आप जाकर के स्टडी करके पूछ लो कि what type of nutrition we are getting from that पौवा। अब मैंने अभी आपको क्या कहा, आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि अर्ली मॉर्निंग में आपको हाई एंड रिच दैट टाइप ऑफ फूड यू मस्ट टेक इन द मॉर्निंग टाइम। अब आप पौवा जो है हाई एंड रिच है क्या? नो। सांभळे छे कि नहीं तो खबर? हाँ साहब जी, लेकिन घर में भी सब लोग को तो अच्छा नहीं लगता है ना, हरद दलिया और वो सब बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा मैं देखिए आपके चॉइस के हिसाब से बोलूं क्या आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से? आयुर्वेद के हिसाब से। बस तो बस ठीक है। अब आपके घर की और सबकी चॉइस का मैं क्या जवाब दूंगा? आपको जिसमें मैं, अब घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बड़े भी हैं, ईच एंड एवरीबॉडी रिक्वायर्स द मैक्सिमम प्रोटीन एंड कैल्शियम। कोई भी होगा तो सबकी रिक्वायरमेंट है, तो सबको अगर आप जो है हाई प्रोटीन और कैल्शियम दोगे, दैट इज कॉल्ड द रिच फूड। अब आपने ऐसी हल्की चीजें देगी तो फिर उसको क्या मिलने वाला है? बच्चे को खाना भी है, खेलना भी है, स्कूल कॉलेज जाना भी है, फिजिकल स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। नहीं तो आप घर में खिला के भेजोगे, वो वापस वहां स्कूल कॉलेज जाके फिर खाएगा। सुबह सुबह में हैवी लंच, आपका हैवी ब्रेकफास्ट होने का प्रयोजन क्या है? आपको पूरे दिन चल सके ऐसा है, 12-1 बजे तक की आपको जो है शरीर आपको सही एनर्जी देवे ऐसा खाइए ना। कुछ तो सोचिए समझे कि नहीं? फिर भी उससे पौवा की अपेक्षा उपमा तो मच मोर बेटर विच कंटेन्स डायरेक्टली, अब क्योंकि वो सूजी रवा का ही बनेगा तो आपको उसमें से कुछ प्रोटीन कैल्शियम मिल तो सकता है कम से कम। अच्छा सो रवा इज मच बेटर देन उपमा। डायरेक्ट आप पानी में बॉईल कर लिया और आप खा रहे हो तो मिलेगा तो सही उसमें से कुछ तो, लेकिन फिर बिगाड़ना मत। पौवा में टमाटर डाल दो, उपमा में टमाटर डाल दो, नींबू डाल दो, फिर बच्चे को दूध पिलाओ। ये ऐसी आजकल मॉडर्न दुनिया कहाँ से आ गई कोई खबर नहीं, समाज ही नहीं पड़ता। अब मम्मी अपने हाथ से बच्चों को पौवा उपमा टमाटर डाल के खिलाएगी, ऊपर दूध पिलाती है, नींबू भी डालती है और फिर ऊपर दूध पिलाती है। ये विरुद्ध आहार का मतलब यही हो रहा है। धन्यवाद कि आप आए तो सही, क्लास में जुड़े तो हैं। नहीं साहब जी, मैं तो आती हूँ, सब क्लास में मैं रहती हूँ ऐसे। नहीं, बहुत धन्यवाद आपको। जब से आए हैं तब से आपको गिफ्ट भेजनी पड़ेगी। चलो ठीक है साहब जी, आपके सब मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा है, सब लेक्चर्स इतने अच्छे इंटरेस्टिंग रहते हैं और आपकी समझाने की स्टाइल भी बहुत अच्छी है। चलो धन्यवाद। अच्छा साहब जी, एक क्वेश्चन और पूछने का था कि सोडा बाई कार्ब और इनो में दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी डालना भी पड़े तो? वही चीज है साहब, क्या फर्क है उसमें? आप क्यों डालो, मैं बताता हूँ आपको। डालोगे तो आपकी बोन्स वीक हो जाएगी, ऑस्टियोस्पोरोसिस होगा, फिर आपको जो है ब्लड प्रेशर हाई होगा, किडनी का नुकसान होगा, बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। आप ज्यादा मॉडर्न बन के ऐसी चीजें बना के सबको खिलाओगे, सबकी तकलीफ होगी। अच्छा बराबर है। हाँ जी बोलिए साहब। भाई ठीक है, हैरी वैद्य है, वैद्य के बेटे लगते हैं। मथेड़ वंदामी साहेब जी। સાહેબ જી પ્રેશર કુકર છોડે લગભગ 7-1 મહિના થઈ ગયા આપનું લેક્ચર સાંભળે, અને ચા તો પહેલેથી 4-1 વર્ષથી નથી જ પીધો,
હવે કેવું પૂછવું છે કે બલવંત જે આપણે આઈએમબીએલ માં વાપરીએ છીએ એ કેવી રીતે બને, કારણ કે મળવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આમ સાચું કહું તો દુર્લભ બની ગયું છે. સિંધો મીઠું કદાચ મળી જાય છે પણ બલવંત ક્યાંથી મળે છે? दुर्लभ नहीं है। सिंधव सॉल्ट जो मिलता है उसी को लोग भट्टी में तपा करके बलवंत बनाते हैं। आप सिंधव लॉन के सॉल्ट के स्टोन आते हैं, वो स्टोन लेकर के पाउडर करिए, पाउडर करके भट्टी पर तपाएंगे, वो आपका बलवंत बन जाता है। अच्छा, ओके, मथेण वंदन। Thank you. Yogi Ben? Maharaj Sahib, when you can eat fruit? You can take the fruit in the afternoon or after the 2 or 3 hours of your breakfast. If you have taken the very high and rich breakfast, then don't take anything. Otherwise, if you want to take fruit early in the morning, you can take, no doubt. But you must take at a time only the single fruit, the one fruit, not mixed to all the fruits of 5, 4, 6, you see. Because of the good dharma, it will be contrast with each other. But if you want to take the fruit, don't take after the meal or lunch, you see. Before that, if you are taking that, it is good for you. Okay. And never to take any fruit with any milk, you see, even not the banana also. You should not take with the milk or curd or whatever thing is. So if you drink milk in the morning, it's okay? The warm milk? Ayurveda Shastra says no. Okay. You must take milk at the evening time. I can't use the word for night time. But early in the morning, if it is not possible, and you are taking that milk early in the morning, then alone the milk without taking any other thing. Okay, so साहेब जी, जैसे पहले only milk पी के बाद में थोड़े टाइम के बाद ब्रेकफास्ट करना है। थोड़े टाइम का मतलब क्या? When you are hungry. Yes, but if you will give the proper time up to 3 hours to the milk, then it is possible. Without the 2-3 hours, the milk cannot be digested. It will not. When the stomach is not empty, and again you are taking on eating so many things, you see, it will be wrong. Okay, ji sir, thank you. Deepali Ben? Gurudev. So Gurudev, I heard some bit and then I had to jump off for a meeting. So आपने एक तो कहा कि milk is the main culprit of Viprit Ahar with everything. So I wanted to ask basically that if you want to reset your system, like now that is what say we have been eating. तो अगर हमको पूरा ठीक करना है तो what to do to make it okay now? Like I know stop it, but can we add anything else that all the bad effect that has happened because of all the Viprit Ahar we can correct? You can send your total list of food. What you are making, what type of recipe, what are you preparing or not. The whole list, then I can select your from this thing. If I will suggest, you will not be prepared to able to do it, you see. Because just like for example, I just told to take the particular type of dalia. Anything of dalia, if you are taking early in the morning, it is good for you. You are also the earning woman, so you are as a earning woman, you have to go to office. And office hours are also the 8 to 10 hours, whatever. But then you have to take the high and rich breakfast and then please go to office. Either you may take your lunch or not, I don't know about that. But you must take, either you can take the total food in the early morning and then you go to your office. But if you will say that I have no time to cook the food, you see, there will be no. You please don't take to purchase the food from the outside. And don't use any type of maida preparation. Wheat flour, you see. Once if it is converted the wheat flour, there is no nutrition value in that. Not at all. Sir, did you say wheat flour, Gurudev? Like no, nothing in wheat. You said mendo, right? Now you are saying wheat flour. Wheat flour is gauno lot. So no gauno lot also?
My advice is that Gavno note and Maida, it is both are the similar. Because Oh in my the God, mill okay, sand, yes. mill sand for the process, 9 number or 10 number or 7 number or like this. Those that mill, the wheat flour, it is not very big, you see. Okay, If got it is very smooth, you see, it becomes as a Main. maida. Right, So right. there will be no nutrition value in that. Still you are eating, your stomach will be disturbed. That maida in the large intestine, it will be not digest easily and your stomach will not clearly see. You will suffering from the constipation and then the several disease from the constipation will start. So never to use this type of wheat flour or maida or whatever. If you are from the Gujarat, if you are from the Saurashtra, if you are from there, so your structure of that, it is according to the bajra, jawari, makai, whatever. Direct you can take the bajra dalia and boil it and take it. And with the curd or with the curd milk, you see, if you will take the bajra, it will be sufficient for you. Because bajra, it contains the irons also, it contains the calcium also. You will get the proper thing from that. So Gurudev, you are suggesting we should boil a full akho bajro. So paladi ne pachi. Not akho. I am talking about the dalia of the bajra. Okay. It's best, you see, not akho. So dalia, if it is made because the 2 or 4 or 3 particles of the bajra, that is called dalia, you see. So if you are taking this, it will be good for you, healthy food, and you should not contrast with any other thing. Because one or 4 teaspoon of the bajra and the curd milk, the best combination of the thing, and then you can go to your office and it will be good for you. Don't use any salt and other salty thing and other spicy thing. Not at all. So you will not get any type of acidic condition. सुन रही हैं? जी गुरुदेव, थैंक यू। साहब जी सुबह दूध के साथ केला ले सकते हैं? फूल से भी नहीं खाते हैं साहब, गलती मत करिए। कोई भी फ्रूट, कोई भी केला, बनाना आल्सो टोटली जो है दूध दही छाछ के साथ विरुद्ध होता है। लेकिन अब कई महिलाएं ऐसी है फ्रूट सलाद करते हैं, तो फ्रूट सलाद में एक दूध के अंदर 10 टाइप के फ्रूट डाल देते हैं। ये मेंटालिटी चेंज करिए आप। जो एब्सोल्युटली कॉन्ट्रास्ट हो रहा है वो पहले चेंज करिए साहब। दूध के गुणधर्म और बनानास के गुणधर्म मैच नहीं होते हैं, वो विकृति करेगी, बीमारी करेगी। जी साहब जी। साहब जी रागी या रागी की रोटी बना सकते हैं। Ragi is the best thing, no doubt, but always you should not take ragi alone. Always only use that 20 to 30% ragi to mix up with the other thing. If you are using the wheat or the bajra or jawari, please take that bajra jawari 70% and mix the ragi only in the 30% there. Because of that, if you will eat the extra and alone the ragi, your stomach is not that much able to digest it. Because the ragi, it contains the high percentage of the calcium. But if your digestion system is not capable to digest that thing, then other will be the gastric problem, other problem will start. Again, there will be the problems. Okay, thank you. So all questions are over. Tomorrow we will have a class गंधर्वाद 7 to 8 PM क्लास रहेगा और बाद में जैना की क्लास है। तो हमारी जो सम्यक दर्शन की क्लास है वो नहीं रहेगी and that will be on Sunday 8 PM रहेगी। So please everyone tomorrow join at 7 PM गंधर्वाद का क्लास में। ओके साहब जी। पीयूष भाई ने अभी मैसेज भेजा है, डोंट यूज द मस्टर्ड दाल से, तो वो उन्होंने अपनी तरफ से भेजा है। अच्छा है, मसूर दाल। तो अब पीयूष भाई भी समझा सकेंगे तो अच्छी बात है कि भाई नहीं खाना है तो नहीं खाना है, कैसे क्या कारण है, तो भी लोगों को समझ में आ जाएगा। साहब जी मसूर दाल क्यों नहीं खानी है?
बोलो। बहन जी इसीलिए नहीं खानी है कि उससे आपके पग वगैरह सांधे वगैरह जकड़ जाते हैं। ओके, थैंक यू। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पंचतमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। चत्वारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहुमङ्गलं केवले पन्नतो धर्मो मङ्गलं। चत्वारि लोकोत्तम हरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धर्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयति शासनं। धर्मलाभ मध्याह्नं वन्दामि। वंदामी त्रिकाल वंदना साहिब काका मारेजो कृतज्ञोस्मि महाराज। मथेन वंदामि। कार वंदना साहिब स्वीकारता मैं। सभी को प्रणाम। प्रणाम।